हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की। तो जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, इट इज पेपर नंबर सेकेंड। ओके, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग से हम क्या समझते हैं, इस टर्मिनोलॉजी से हम क्या समझते हैं। तो अगर इस टर्म की हम बात करें तो मतलब होता है पर्यावरण निगरानी। मॉनिटरिंग मतलब जैसे कि एक मॉनिटर होता है, जैसे क्लास होता है। तो क्लास जब होता था 12th तक, आपको याद होगा, बेसिकली अब 10th तक लोग फॉलो करते हैं। तो जो 12th तक क्या कहते हैं, जैसे कि एक क्लास होता था, एक क्लास इंचार्ज बना दिया जाता था, ठीक, जो कि बच्चे क्या शोर कर रहे हैं क्या नहीं शोर कर रहे हैं, मतलब एक एक बच्चों की हर एक मतलब चीजों के पूरी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, उसको उसकी देखभाल करता था पूरी क्लास को, ठीक। तो ये जो चीजें हुई, ये किसके अंदर आए, ये जो है मॉनिटरिंग के अंदर आती है, इसको हम बोलते हैं निगरानी, ठीक है। तो सेम उसी तरह इन्वायरमेंट को भी मॉनिटर करने के लिए, इन्वायरमेंट को भी देखने के लिए, पर्यावरण की निगरानी करने के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक। इट इज अ टूल टू एसेस इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा क्या कहते हैं, मतलब यंत्र होता है, टूल मतलब यंत्र होता है, ऐसा सामान होता है जिससे हम इन्वायरमेंटल के जो कंडीशन है उसको हम डिडक्ट करते हैं, उसको पहचानते हैं। ट्रेंड सपोर्ट पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेड एंड डेवलप इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग द नेशनल पॉलिसी मेकर, इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड द पब्लिक। कहने का ये मतलब है कि ये जो एक टूल है, ये क्या होता है कि पूरी एक पॉलिसी इसकी बनी होती है, ठीक। जैसे कि कोई भी चीज है, तो किस तरह से कोई क्लास है, तो क्लास में एक पॉलिसी बनी है, एक सिस्टम बना हुआ है कि जो बात करेगा उसको क्लास के बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर जो शोर करेगा उसे क्या कहते हैं, उसकी पिटाई होगी, ठीक। या फिर क्या कहते हैं, उसको डांट पड़ेगी। और किस तरह से टेबल को मैनेज करना है, क्लास को मैनेज करना है, बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है, उनको साइलेंट कैसे रखना है। तो जो एक पॉलिसी बनी होती है, सेम उसी तरह इन्वायरमेंट को भी मैनेज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है कि किस तरह से पोल्यूशन को रोकना है, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है, साथ ही साथ जितने भी एकते हैं पोल्यूशन हो रहे हैं उनको एकते हैं डिग्रेड कर देना है, कितना कम से कम करना है। तो एक जो पॉलिसी है ये बनी होती है, ठीक। इस पॉलिसी को ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बनाया जाता है, ठीक। और साथ ही साथ इसके जो फॉर्म्स होते हैं, मतलब जो पूरी पॉलिसी बनी होती है, ये जो होता है रेगुलेशन, पूरे एक जो पब्लिक होती है वो फॉलो करती है। जैसे कि हम पोल्यूशन की बात कर लें, तो जो वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड सिटी है उसमें इंडिया जो है अपना पोजीशन, इंडिया का जो दिल्ली स्टेट है, ठीक, दिल्ली बेसिकली, दिल्ली क्या है, अपनी कैपिटल ही है। तो जो दिल्ली है वो क्या है, वो अपनी पोजीशन ले ली है, सेकंड पोजीशन पे वो आ चुकी है। तो सेम उसी तरह क्या है, इतनी गंदगी है तो उसको रिड्यूस किया जा रहा है। जिसके प्रयागराज के हम कंडीशन देखें तो क्या हो रहा है कि अब देखिए 2 दिन से प्रयागराज का कंडीशन जो है बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। क्यों हो गया है बेकार, तो ये ठंड की वजह से बेकार नहीं हुआ है, ये बेकार इस वजह से हो गया है क्योंकि इस समय जो दिल्ली का टेम्परेचर है, जो वहां का पोल्यूशन रेट है, वो बहुत ज्यादा जो है, एयर क्वालिटी वो 300 प्लस हो चुकी है, ठीक, 350 प्लस हो चुकी है। एक बार तो क्या हुआ था, करीबन 3 हफ्ते पहले वहां की जो एयर क्वालिटी है 380 प्लस हो गई थी, मतलब इतनी ज्यादा गंदगी, जिस वजह से यहाँ का भी जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। ये कोल्ड की वजह से नहीं हो रहा है, ये कोई फॉग वोग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से यहाँ पे भी इफेक्ट वहां पे उसका पड़ रहा है। तो ये क्या है कि जो एक फॉर्म्स होते हैं, इसीलिए वहां पे देखो व्हीकल्स का जो होता है इवन आउट सिस्टम कर दिया गया है। फिर क्या कहते हैं, संडे सैटरडे को छुट्टी कर दी जा रही है कि संडे सैटरडे को कोई छुट्टी रहेगी। और संडे सैटरडे को छुट्टी, उसके साथ साथ स्मॉग जो है वो ठीक है, लेकिन वो तो स्मॉग जो है वो दिल्ली में पता चल रहा है कि वो चीज स्मॉग है, लेकिन यहाँ पे लोगों को क्या लग रहा है कि ये फॉग है, ठीक। स्मॉग क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ स्मस्ट, स्मट, जो डस्ट होते हैं, एयर डस्ट होते हैं, उनका मिक्सर होता है। जब फॉग और डस्ट दोनों एक साथ मिल जाए तो स्मॉग बन जाता है। दिल्ली में आप स्मॉग बहुत प्यार से देख सकते हैं क्योंकि वहां पे जैसे कि जब फॉग होता है तो कुछ चीजें बस सफेद होती हैं, लेकिन वहां पूरी ब्लैक में हो रही है, ठीक है, ग्रेश में हो गई है। नेक्स्ट चीज हम क्या देखते हैं, अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा देखें तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक सैंपल ऑफ एयर वाटर सोइल एंड बायोटा इन ऑर्डर टू डिराइव नॉलेज फ्रॉम दिस प्रोसेस। कहने का ये मतलब है
कि जब पर्यावरण की निगरानी करते हैं, पर्यावरण का हम अध्ययन करते हैं, उसके कैसे कंट्रोल में करना है, तो उसको डिफाइन हम इस तरह से कर देते हैं। हाँ, कोविड में इस वजह से क्या कहते हैं कम हो गया था, क्योंकि लोग अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे, व्हीकल्स जो है बाहर कम चलती थी, इस वजह से कोविड में कम हो गया था। नाउ एवरीवन थिंक दैट इट इज कूल कंडीशन, नहीं। अब अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ने अभी जस्ट ये बताया हाल ही में कि जो कोविड है उससे भी भयंकर बीमारी आ रही है, और उस बीमारी का नाम है एक्स एक्स डिसीज है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि कोविड समझो उसका बच्चा है, कोविड कुछ नहीं है उसके लिए। और आने वाले कुछ सालों में, तो 10-15 सालों में ऐसी ऐसी डिसीज आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। डब्ल्यू एच ओ ने जस्ट कल परसों ही मतलब इस बात को अनाउंस किया है। फिर और हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन इसे करते हैं, तो एक सिस्टमैटिक सैंपल मतलब एक सिस्टमैटिक एयर क्वालिटी है, एक सिस्टमैटिक सिस्टम जिसको बनाएंगे। सिस्टमैटिक क्या होता है, तो एक एक सिस्टम से जिसको मेंटेन रखते हैं, जैसे कि पानी हुआ, हवा हुआ, किस तरह से मतलब एयर क्वालिटी को हम चेक करते हैं। ठीक, एयर को हम मतलब चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो एयर क्वांटिटी चेक करते हैं, वो इससे हमको पता चलता है। वाटर को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, वाटर को चेक करने के लिए हम बीओडी लगाते हैं। ठीक, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सॉइल करने के लिए क्या करते हैं, तो सॉइल को डिटेक्ट करने के लिए हम जो देखते हैं जितने भी एल्गाज उल्गाज होते हैं उनके थोड़े से ग्रोथ ज्यादा करते हैं, जिससे जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट मेंटेन रहे। क्योंकि अगर सॉइल में से नाइट्रोजन ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि बताया जा रहा है, देखा जा रहा है रिसर्च के हिसाब से कि लगभग दुनिया के 50% जो लैंड है, फार्मिंग लैंड है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अंदाजा लगाया जा चुका है कि कम से कम 2040 या फिर 2045 तक भूखमरी जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंसान को खाने पीने की कोई चीज नहीं मिल पाएगी। ठीक, क्योंकि पूरी लैंड खराब हो चुकी होगी। तो हम सॉइल कैसे मेंटेन करते हैं, एल्गी ज्यादा कर रहे हैं, नाइट्रोजन उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं, नाइट्रोजन से उनको कर रहे हैं, जितने भी फर्टिलाइजर है उनको मिक्स कर रहे हैं। ठीक, बायोटा क्या है, बायोटा के अंदर आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, तो उनको मेंटेन करना, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर ही तो सब आते हैं, लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा है। तो इन सब की क्या कहते हैं हम स्टडी करते हैं, इनको हम ऑब्जर्व करते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो नॉलेज होती है, जो इनके बारे में हमको पता चलता है, उसका हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं। ठीक, तो ये जो सारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम जब क्या कहते हैं पानी हवा जल सॉरी पानी हवा मिट्टी बायोटा मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं अपने पर्यावरण में, और इनका क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं एक प्रक्रिया के थ्रू, तो उस पूरे चीज को हम क्या करते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कहते हैं। ठीक, मॉनिटरिंग की हम बात करें तो मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, किसी चीज को एनालाइज करते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड वहां की इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, उसके प्रोग्राम को देखते हैं, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को देखते हैं, और फिर उस उद्देश्य के हिसाब से उस चीज को हम मेंटेन रखते हैं। जैसे कि हमें पता चल गया कि गंदगी ज्यादा बढ़ रही है, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया था, जब 4-5 साल, हाँ 7-8 साल पहले क्या कहते हैं, क्योंकि 7-8 साल पहले मैं 10th में थी, तो 10th में ही चीज निकला था, तो 10th में ये चीज निकला था कि वहां पे इवन आउट का सिस्टम चला था दिल्ली में, क्योंकि हम लोग बैठ के ग्रुप ग्रुप जब डिस्कस करते थे क्लास 10th में, तो उसी समय निकला था ये कि इवन आउट जो होते व्हीकल्स चलेंगी। ठीक, तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ इतनी गंदगी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां के एयर को चेक किया, एयर को चेक करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको जब एनालाइज किए, एनालाइज करने के बाद उन्होंने इवन आउट वाला सिस्टम निकाल दिया। तो सेम उसी तरह जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको हम प्रोग्राम करते हैं कि हाँ अगर ये चीज ऐसे है बिगड़ रहा है तो इसको इस तरह से मेंटेन करना है। ठीक, तो उस गाइडेंस को फिर लेके हम पूरी जगह फॉलो करते हैं, उसी से क्या होता है उसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग, मतलब निगरानी करते हैं उस चीज की। नेक्स्ट चीज हम देखें तो क्या है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग डिस्क्राइब द प्रोसेस। जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है वो एक ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी क्रिया को, प्रक्रिया और क्रिया को बताती है, जो कि क्या कहते हैं किस तरह से कोई चीज, उसके क्या कहते हैं कैरेक्टर, उसके गुण क्या है, साथ ही साथ उसको किस तरह से
हाँ, दीपावली में बेसिकली जो आप दीपावली की बात करें, ठीक है, दीपावली में सिर्फ और सिर्फ दीप जलाया जाता है। दीप क्यों जलाया जाता है, उसके पीछे काफी साइंटिफिक रीजन भी है। क्योंकि दीपक का जो मतलब जो दीपक जलता है तो उसकी जो क्या कहते हैं लौ होती है, जो दीपक जलता है जो उसकी लौ होती है, उससे काफी सारे एनर्जीज रिड्यूस होते हैं, मतलब इंक्रीज होते हैं। और साथ ही साथ उससे क्या होता है कि जितने भी आपके ये जो मच्छर वच्छर होते हैं, जिससे कीड़े उड़े होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। वो ये जो होता है, जो दीपक जब जलता है ना, तो होता क्या है कि ये इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करता है। लेकिन जितना प्यूरिफाई नहीं होता, 98% तो गंदगी ये भर देते हैं पटाखे जला के सिर्फ। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या है? सिर्फ CO2 नहीं निकलता है। CO2 निकले तो अच्छी बात भी ना, CO भी तो निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 तो हर जगह निकलता है, लेकिन CO जो होता है बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। CO2 निकल रहा है, CO2 तो हम लोग भी रिलीज कर रहे हैं, जो हमारे प्लांट है वो भी रिलीज कर रहे हैं CO2। अब आप सोच रहे होंगे मैम प्लांट CO2 कैसे रिलीज कर रहे हैं? तो प्लांट जो होते हैं वो दोपहर के समय CO2 को गेन करते हैं, लेकिन रात के समय जो प्लांट होते हैं वो CO2 को बाहर निकालते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं रात के समय प्लांट। इसीलिए अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एंड अकॉर्डिंग टू साइंस कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि क्या कहते हैं, रात के समय पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, अभी क्लास हो रही है तो मैं इस पे दो तीन आपको केस भी बता दूंगी। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे थे, तो जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या करता है कि बताता है कि जब किसी प्रक्रिया को या फिर किसी क्रिया को, प्रक्रिया और क्रिया इन सबको हम उनके गुणों के साथ उनके गुण के साथ उनकी निगरानी करते हैं, और हम उससे क्या पहचानते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है, इन्वायरमेंट की जो कहते हैं इसमें क्षमता है वो कैसी है। ठीक, और साथ ही साथ इसको हम इसलिए भी यूज करते हैं कि किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव पड़ रहा है, जो वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी इंसानों में हार्मफुल रिक्स आ रहे हैं, हार्मफुल जो क्या कहते हैं प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि हार्मफुल इफेक्ट कैसे पड़ता है, लाइक अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, फिर एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से कई बार क्या होता है नर्व डैमेज हो जाता है, आंखों में जलन होती है, आई इरिटेशन होता है। तो इस वजह से इन सबको देखते हुए उनको रिड्यूस करने की बात की जाती है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर और चीज आती है कि किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब कि एक हम जैसे नहीं हम लोग गाइडेंस नहीं करते अपने को कि देखो आज मैं इतना करूंगी, फिर उसके बाद इसको इसको ऐसे प्रोसीड करूंगी, फिर ये वाला ग्राम डायग्राम बनाऊंगी, फिर ये वाली फाइल बनाऊंगी। तो ये क्या है, तो आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपको इतने टाइम पे इतना करना है। ठीक, फिर 2 घंटे बाद ये करना है, फिर 4 घंटे गैप लेना है, फिर 3 घंटे बाद ये करना है। तो वो क्या होता है, इसी तरह से जब हम किसी चीज की निगरानी करते हैं तो बताते हैं कि इस जगह पे ये चीज इतना जाना चाहिए, फिर इस तरह से हमको ये प्रोग्राम करना है। तो हम एक स्ट्रेटजी और प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम जस्टिफाई कर सके, जिससे जस्टिफाई मतलब हम बता सके कि किस तरह से हमको कौन सी चीज डिजाइन करनी है, और अपने इन्वायरमेंट के करंट स्टेटस को, मतलब करंट स्टेटस मतलब कि इस समय हमारा वातावरण कैसा है, उसको देखते हुए हम उस पैरामीटर को, इन्वायरमेंट के पैरामीटर को, मतलब कि अभी हम जैसे वातावरण भी बहुत गंदा है, ठीक, बहुत ज्यादा भी डस्ट है, वाकई में डस्ट है एयर में। तो इस वजह से क्या होता है कि हम पहले ये देखें कि अभी बहुत गंदगी है, तो हम आगे क्या करेंगे, अब थोड़ा सा व्हीकल बंद कर देना चाहिए, इंसान को तो थोड़ा सा कम निकलना चाहिए, व्हीकल बंद कर देना चाहिए, जिससे थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट का जो मतलब एयर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक, जब वो इम्प्रूव हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो करंट स्टेटस हमने क्या देखा कि इन्वायरमेंट इसमें बहुत गंदा है, पैरामीटर हमने निकाल दिया कि इन्वायरमेंट का इस समय बहुत क्वालिटी बेकार है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक नियम बना देंगे, पॉलिसी बना देंगे कि हमको इसको थोड़ा सा मेंटेन करना है। जब उसको मेंटेन कर लेंगे फिर नॉर्मली स्मूथली हम चलें। और बेसिकली जितना हो सके उतना कम व्हीकल थोड़ा सा यूज करना चाहिए। इंसान आजकल तो 1 किलोमीटर भी चलना होता है तो बस तुरंत स्कूटी बाइक उठा के चल देते हैं। थोड़ा सा पैदल चल लीजिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। द सैंपल कैन बी पैसिव diffusion or done by biomonitoring with organism and by accumulation air polluted। कहने का ये मतलब है कि हम जो सैंपल निकालते हैं, सैंपल कैसे निकालेंगे, एयर क्वालिटी निकालनी है तो AQ निकालते हैं, AIQ। जब AIQ हम निकालते हैं
तो उससे हम क्या मॉनिटर करते हैं, हम ये देखते हैं कि एयर में एक्यूमुलेटेड मतलब कितने संचित, एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है, एकत्रित। तो हम देखते हैं कि इस समय जो हमारा एयर है उसमें कितनी ज्यादा, हाँ एक्यूआई, सॉरी एक्यूआई, एयर क्वांटिटी इंडेक्स। तो हम ये देखते हैं कि इस समय क्या कहते हैं कितनी उसमें गंदगी है, और साथ ही साथ वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट कर रहा है, हम ये सारी चीजों को देखते हैं। फिर और क्या है कि जो इन्वायरमेंटल की हम मॉनिटरिंग करते हैं, ये हम लोग को ये भी बताने में हेल्प करता है, ये भी डिजाइन करने में हेल्प करता है कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो हमारा प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, उस पर कितना ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन का। साथ ही साथ वो जो प्रक्रिया है, वो हमारी जो जो प्रक्रिया है, जो इतना मतलब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इन्वायरमेंट पे, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का रिजल्ट हमको आने वाले टाइम में देगा। ठीक, ये सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, जो नेचर होती है, आप नेचर को जैसा करोगे नेचर आपको रिवर्स बैक वही करेगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो नेचर आपको अच्छा काम देगा, ये लोग कहते हैं और ये बात गलत नहीं है। अगर सपोज अगर आपने नेचर में बहुत गंदगी फैला दी है, बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी है नेचर में, तो एक बात बताइए, वो रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्वाभाविक सी बात है मिलेगा। अब जैसे इतना व्हीकल्स है, इतना ज्यादा व्हीकल्स है, पटाखे फूट रहे हैं, व्हीकल्स फूट मतलब व्हीकल्स चल रहे हैं, इतनी एयर कंडीशन खराब हो रही है, तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, आप उसको ब्रीथ कर रहे हो, उसी गंदगी को आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है ना। तबीयत खराब हो रही है, फिर आई इरिटेशन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नोजिया प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, वॉमिटिंग इस तरह, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो आप जैसा कर रहे हो नेचर आपको वैसा रिजल्ट दे रहा है। ठीक, इट इंक्लूड मॉनिटरिंग टू एयर वाटर सॉइल एंड लैंड प्लांट्स एनिमल्स इकोसिस्टम ह्यूमन पॉपुलेशन। कहने का ये मतलब है कि हम ये भी देखते हैं कि इसमें पानी में, जल में, लैंड मतलब जो जमीन है, पेड़ पौधे हैं, उनका इकोसिस्टम कैसा है। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता क्या है आखिर? इकोसिस्टम यही चीज है ना, कि अगर पानी का पूरा हम इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, पूरा पानी का हम सिस्टम देख रहे हैं, उसमें पेड़ है, पौधे हैं, मछलियां हैं, फिर उसके बाहर जो रहते जानवर है वो, तो ये सारी चीजें जब मिलाएंगे, बायोटिक और एबायोटिक जब दोनों कंपोनेंट एक साथ मिलते हैं, ठीक, और उसके अंदर फूड चेन, फूड वेब, फूड साइकिल सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, पूरा इकोलॉजी जब सिस्टम मिल जाता है तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक, तो हम पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं। अब जैसे कि एक और सबसे बड़ा इफेक्ट ये है, ह्यूमन का पॉपुलेशन, जनसंख्या जितनी बढ़ेगी गंदगी उतनी बढ़ेगी। पहले के टाइम में आखिर 1950 में 50 मत जाइए, आप 75 तक ही चले जाइए। 1975 में इतना साफ क्यों इन्वायरमेंट था? इसलिए साफ इन्वायरमेंट था क्योंकि जो वहां का ये मतलब उस समय पॉपुलेशन बहुत कम था। पॉपुलेशन कम है तो स्वाभाविक सी बात है सामान कम यूज होगा। अब एक जैसे एक समझिए एक घर में 4 लोग हैं। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, मैं अपने खुद घर की बात कर लेती हूँ, मेरे घर में 7-8 फोन है। ठीक, अब पहले के टाइम में क्या होता था कि एक घर में एक फोन है, वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो क्या चीज है कि जैसे मतलब जैसे जैसे इंसान बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे चीजें डेवलप हो रही हैं। अब एक घर में एक लोग हैं तो उनके पास उनका सामान मतलब उनके लिए अलग बाइक होगी, फिर दूसरों के लिए अलग बाइक होगी, 3 लोग हैं तो तीन के लिए, 3 लोग के लिए अलग अलग बाइक। तो क्या है ये? गंदगी तो बढ़ रही है ना, जितने लोग उतनी गंदगियां। हम्म, ये बात सच है। 5G 4G बहुत इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी क्वालिटी आप बढ़ाएंगे उतना रेडिएशन भी बढ़ेगा। इट ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। हम इससे ये भी पहचान लेते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग से कि वातावरण पे, जो इन्वायरमेंटल है, जो पर्यावरण है, उस पे कितना स्ट्रेस मतलब कितना दबाव पड़ रहा है। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल पैटर्न एंड इवलेटेड, इवलेटेड मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। ठीक, अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल पैटर्न्स एंड इवलेटेड द इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेटजी ऑफ एंड प्रोग्राम्स। कहने का ये मतलब है कि हम वातावरण के पैटर्न को समझते हैं कि आखिर जो पर्यावरण है उसका पैटर्न क्या है, आखिर उसको रखना कैसे चाहिए। यहाँ तक कि हम मूल्यांकन करते हैं कि इस पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, और किस प्रोग्राम को हमको कब इसको रिमोट करना चाहिए, मतलब कब इसको चलाना चाहिए। जनरल रिमोटिंग सेंसिंग एप्लीकेशन, कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो कि जनरली हमको यूज करने चाहिए। पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट है देखिए, जैसे कि
जो एग्रीकल्चर है ये बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि जो ये कहते हैं एग्रीकल्चर है, जब खेती बाड़ी होती है, ठीक है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो कहते हैं इन्वायरमेंट में बहुत इफेक्ट प्ले कर रहा है। साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था है, हर कंट्री के अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सोर्स पता है क्या है? एग्रीकल्चर। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, चाहे अनडेवलप कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप कंट्री हो। अनडेवलप, अनविकसित, अंडर डेवलप, जो डेवलप हो रही है और जो डेवलप हो चुके हैं। डेवलप की हम बात करें कंट्री, तो कौन हमारी डेवलप कंट्री है? हमारी डेवलप कंट्री अमेरिका है। अंडर डेवलप जो हमारी कंट्री है वो इंडिया है, अभी डेवलप हो रही है, ये प्रोसेस में है। अनडेवलप की हम बात करें तो श्रीलंका है। ठीक, तो जो कंट्रीज हैं जो इस तरह से चल रही हैं, ठीक है, जो ऐसी कंट्रीज आ रही है जैसे वियतनाम, ये सब, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है वो अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इंक्लूड क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन, क्रॉप कंडीशन assessment, crop yielding estimation, mapping of soil characteristic, mapping of soil management practice and farming practice। कहने का ये मतलब है कि जो ये एग्रीकल्चर होता है, इसमें बेसिकली जब क्रॉप्स लगते हैं, जब फसल लगती हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि फसल का कंडीशन क्या है। तो हम कैसे पहचानते हैं कैसा फसल है? जैसे कि पहले का समय, अगर आप दादी लोग से बात कीजिए, वो बताती हैं कि इस समय क्या होता था कि जो आलू ओलू जो होते थे वो कम से कम लगभग होने लगते थे। इस समय नई वाली आलू आ जाती थी मार्केट में। अब क्या है, नई वाली आलू आ रही है लेकिन अपनी साइड से नहीं आ रही ना, बाहर से आ रही है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं देखो कंडीशन जो है, क्या हुआ, ये जो क्रॉप का कंडीशन हुआ, इस पे भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ रहा है प्रभाव, स्वाभाविक सी बात है, प्रभाव पड़ रहा है। और हम देखते हैं कि जो मिट्टी है, पहले की मिट्टी कैसी होती थी कि अगर आप पहले की मिट्टी में थोड़ा सा बस उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब जो आज के टाइम में इतना HYV सीड्स पड़ रहे हैं, इतना फर्टिलाइजर पड़ रहा है, पेस्टिसाइड्स पड़ रहा है, इतना कुछ नहीं करना पड़ता था। बस आपने लगा दिया, थोड़ा बहुत वो खाद होते थे, उसको डाल दिया, बहुत अच्छे फसल होता था। लेकिन आज के टाइम में सॉइल की कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है, उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक, साथ ही साथ हम सॉइल मैनेजमेंट की बात करें तो हमको सॉइल को बहुत मैनेज करके रखना पड़ता है। पहले ये प्रोसेस कीजिए, फिर पेस्टिसाइड्स छिड़किए, उसके बाद जब आपने क्रॉप लगा दिया तो उसके बाद उसमें यूरिया डालिए, उसको यूरिया डालने के बाद उसको फिर आप चेक करते रहिए, फिर पेस्टिसाइड छिड़किए। तो क्या है, कहीं ना कहीं सॉइल खराब हो रहा है ना, सॉइल का जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ रहा है। फिर फार्मिंग प्रैक्टिस की हम बात करें, हम्म उसके बाद हम फार्मिंग प्रैक्टिस की बात करें तो फार्मिंग प्रैक्टिस में हम क्या देखते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जब फार्मिंग होती थी तो इंसान मतलब उसको मैनेज कर लेता था। लेकिन आज के टाइम में जब फार्मिंग प्रैक्टिस कराई जाती है तो बताया जाता है इस केमिकल को इतना डालना है, इस केमिकल को वैसे डालना है। आजकल तो लोग केमिकल के बेस पे ही काफी सारे मतलब चीजें उगा लेते हैं। अब जैसे कि मैं टिश्यू कल्चर की बात करूं, तो टिश्यू कल्चर क्या है, एक केमिकल बेस ही तो हो रहा है ना फार्मिंग। नॉर्मल एक छोटे से मतलब एक प्लांट है, एक लीफ है, उस लीफ के छोटी 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 पार्ट्स करके खूब सारे पेड़ बन जा रहे हैं। अच्छी बात है, ये कोई निगेटिव चीज नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस कीजिए, तो ये पूरा केमिकल बेस हुआ कि नहीं हुआ? पूरा केमिकल ही तो हुआ। सेकंड चीज, हम अगर सेकंड पॉइंट उठाते हैं, फॉरेस्ट्री। अब जंगल की बात चल रही है। अब जो फॉरेस्ट होता है ये हमारे बहुत वैल्यू की चीजें देता है। जैसे कि जो जंगल होता है वो हमें खाना देता है, हमें घर देता है, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेशन देता है, हमें हमें फ्यूल्स देता है, ईंधन देता है हमें। साथ ही साथ हमें दवा देता है और हमारी डेली की सप्लाई को पूरा करता है। जैसे कि अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर लूं, खाना देता है, तो खाना कैसे दे रहा है? जो मसाले आते हैं कहाँ से आ रहे हैं? जंगल से तो आते हैं ना। कुछ मसाले ऐसे हैं जो सिर्फ जंगल में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। फिर दवाएं आती हैं, पेड़ से ही आ रही है ना दवा। खाना आ रहा है पेड़ से ही आ रहा है, लकड़ी हमको मिल रही है, घर बना रहे हैं हम, पेड़ से ही मिल रहा है हमको। ईंधन, जो हमें लकड़ियां मिल रही हैं, ईंधन जब ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल की जाती है लकड़ियां, जो कोक होती हैं, जो कोयला होती हैं, कोयला कहाँ से होती है? लकड़ी से तो बनती है कोयला। काफी मिलियंस ऑफ ईयर एगोज जो होती हैं लकड़ियां, वही आगे चल के कोयला बन जाती हैं। ठीक, तो हमें वो भी यूज में आ रही है। वाइल्ड लाइफ हेबिटेशन, जो अगर जानवर हैं, क्योंकि देखिए एक बात जान लीजिए कि अगर आप सोचिए, अगर हम ये सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जानवर को किल कर देंगे तो सब कुछ न्यूट्रल रहेगा। नहीं, अगर इंसान है तो उसको जानवर की नीड होगी।
और अगर जानवर है तो वहां इंसान जरूरी है। दोनों के देखते हैं मेंटेनेंस से सब कुछ मेंटेन होगा, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर है तो कोई कंज्यूमर है। ठीक। फिर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, अमेजोन फॉरेस्ट जो होता है, अमेजोन फॉरेस्ट इसको तो हम लंग्स कहते हैं ना, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ये यहाँ से निकलता है। ठीक। तो हाँ, तो फॉरेस्ट्री क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई में और उसको लेने में भी, कार्बन डाइऑक्साइड देने में और कार्बन डाइऑक्साइड लेने में। कैसे कि जैसे कि फॉरेस्ट है, जो जंगल, जो पेड़ पेड़ उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक, वो हमको दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस करके चल रहा है पूरा। ठीक, पूरा बैलेंस कर रहा है। आजकल के लोग क्या है, फैशन में इतना ज्यादा मतलब है कि सड़क पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दे रहे हैं सब। अरे आप काटिए, ठीक है, सड़क बनाइए, गलत नहीं है, लेकिन साइड में कम से कम थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम अगर आप मीटर से भी नाप लीजिए, तो 1 मीटर का तो डिस्टेंस छोड़ दीजिए ना पेड़ लगाने के लिए। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिए हम खुद ही इन्वायरमेंट को पूरा बिगाड़ रहे हैं। ठीक। और आजकल लोग कोई घर पे भी अपने पेड़ पौधे नहीं रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कि पेड़ पौधे लगने से शायद उनकी इंसल्ट हो जाएगी। रिमोट सेंसिंग इंक्लूडिंग, रिमोट सेंसिंग इंक्लूडिंग, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि रिमोट सेंसिंग इंक्लूडिंग कि किस चीज से हम कैसे इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हम इंक्लूड कर कि चीजों को हम कैसे पहचान रहे हैं। जैसे कि हम कमर्शियल फॉरेस्ट्री की बात करें, तो कमर्शियल फॉरेस्ट मतलब क्या समझ रहे हैं, जो कमर्शियली बेस्ड थी, जैसे कि हम चंदन की लकड़ी बेच रहे हैं, काट रहे हैं, शीशम की लकड़ी बेच रहे हैं, जो उसमें क्या कहते हैं, आपके फ्री आते हैं, मसाले आ रहे हैं, उनको बेच उच रहे हैं। तो कमर्शियली मतलब कमर्शियल कमर्शियल पर्पज से, जो इकोनॉमिक पर्सन, उसके पर्पज से हम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ रिकॉग्निटिंग मैपिंग, कहने का ये मतलब है कि हम पहचानते हैं कि कौन सी चीजें कितनी ज्यादा हमको लेनी चाहिए। अब कुछ लोग इतने होते हैं महान कि जितना नीड है उतना तो नहीं लेते, उससे एक्सेस अमाउंट पे लेते हैं और चीजें फिर वेस्ट जाती हैं। इन्वायरमेंट को हम निगरानी करेंगे कि हम अगर 2 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 7 पेड़ 8 पेड़ लगाएं। जितना काटिए उसका 8 4 गुना ज्यादा लगाइए, क्योंकि उसकी ग्रोथ होने में भी समय लगेगा। सिर्फ लो आज क्या है, सिर्फ काट काट के चल देते हैं, अरे लगाइए भी तो। क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ देख रहे हैं, हमारे हम कहीं ना कहीं जो नुकसान कर रहे हैं, तो किसके लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान कर रहे हैं। हमारी जनरेशन को बहुत इफेक्ट होगा इसका कहीं ना कहीं। नाउ जियोलॉजी, जियोलॉजी थर्ड पॉइंट। जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी जो सर्व टर्म है, जियो मतलब क्या होता है, जोग्राफिकल, और लॉजी मतलब उसकी स्टडी। तो जो हम जोग्राफिकल चीजों की स्टडी करते हैं, अब जोग्राफिकल चीज हम अगर बात करें, तो जोग्राफिकल चीज के अंदर तो बहुत कुछ आ जाता है, पूरी हमारी अर्थ ही जोग्राफिकल के अंदर आ जाती है। ठीक। अब अर्थ कैसे बन रहा है, लैंड का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, वहां की फिजिकल कंडीशन कैसी है हमारी धरती की, हमारे वहां पे जो मिट्टी है वो कैसी है, इन सारी चीजों की स्टडी, किस तरह से हमारा लैंड बना, किस तरह से इसका जो विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो कैसे चीजें चली, क्रस्टिंग कैसे हुआ, बेड रॉक क्या है, टॉप रॉक क्या है, इन सारी चीजों की जो हम स्टडी करते हैं, ये सब जियोलॉजिकल के अंदर आ जाती है। ठीक। यहाँ पे बेसिकली हम किस किस चीजों को उठाते हैं, जैसे कि बेड रॉक मैपिंग की। बेड रॉक मैपिंग के अंदर क्या जाता है, अगर आप आजकल देखिए तो बेड रॉक जो है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में बढ़ रहा है। कैसे है बेड रॉक हाई अमाउंट में बढ़ रहा है, कि जो ऊपर का सब सॉइल है, ऊपर का जो टॉप लेयर सॉइल है, सब सॉइल है, सब सॉइल के ऊपर पड़ जाता है जो टॉप सॉइल और सब सॉइल दोनों मिट्टी जो है वो गायब हो रही है, वो हट जा रही है। ठीक। तो बच क्या रहा है, बेड रॉक ही तो बच रहा है ना। तो इस वजह से बेड रॉक जो है, हम देख रहे हैं कि आजकल जो बेड रॉक की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, लिथोलॉजिकल मैपिंग। लिथोलॉजिकल मैपिंग क्या है, लिथोलॉजिकल मतलब लैंड की बातें कर रहे हैं। ठीक। तो हम देखते हैं कि जो लैंड है आजकल, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे नहीं है, लैंड कहीं मिलेंगे ही नहीं, पहले बात जमीन आपको मिलेगी नहीं जल्दी आजकल। और जब जमीन मिल रही है तो वो क्या कहते हैं, फसल के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अनफर्टिलाइज लैंड मिल रही है। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन। मिनरल्स मतलब जितने भी मिनरल्स निकल रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल है, तो देखिए पेट्रोल का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि व्हीकल्स ज्यादा है।
इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हैं। इस तरह से अगर पेट्रोल यूज लगातार होता रहेगा तो आने वाले टाइम में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक। सैंड ग्रेवल्स एक्सप्लोजन। अब मिट्टी की बात करें तो घर बन रहा है, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मिट्टी यूज हो रही है, तो जो ऊपर की मिट्टी है वो पूरी हट जा रही है। ग्रेवल्स मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ उंकड़ हैं, जो वो कंकड़ हट रहे हैं, जो कि क्या कहते हैं इफेक्टिव है, जो हमारे फायदे में आते हैं। अब अगर हम बात करें कंकड़ कैसे हमारे फायदे में आते हैं, तो कंकड़ इसलिए हमारे फायदे में आ जाते हैं क्योंकि मिट्टी के साथ जो कंकड़ होते हैं वो सब सॉइल का काम करते हैं, और जो सैंड है वो क्या है, टॉप सोइल का काम कर रही है। जब इन दोनों चीज को हम हटा दे रहे हैं तो बच क्या रहा है, बेड रॉक बच रहा है हमारे पास सिर्फ। ठीक। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ रही है, इंक्लूड हो रही है इसके अंदर। फिर इन्वायरमेंटल जियोलॉजी की बात करें तो पर्यावरण में कौन सी चीजें कैसी हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि जियोलॉजी ही बात है, मतलब पूरा एक ज्योग्राफी की आप स्टडी कर रहे हैं पूरा। ठीक। नाउ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी। लॉजी मतलब अध्ययन। तो हम पानी के अध्ययन की बात करते हैं। जब हम हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे, पानी के अध्ययन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो है पूरे वेटलैंड एरिया को, वेटलैंड एरिया कौन सा एरिया होता है, वेटलैंड एरिया वो एरियाज होते हैं जैसे कि पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड। तो वो जो पॉन्ड होता है, अगर वो थोड़े थोड़े ऑक्सबाउ टाइप का पॉन्ड बना हुआ है और उसके आजू बाजू कुछ बहुत हरियाली एरिया है, ठीक, और वहां जानवर कुछ रहते हैं, तो उस इसको हम बोलते हैं वेटलैंड्स। ठीक है। वेटलैंड्स को हम क्या बोलते हैं, अब वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो जो 2 फरवरी होती है, 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड डे। ठीक। वेटलैंड की स्टडी करते हैं। स्नो पार्क्स है, क्या है, स्नो जो आपका वो बर्फ होता है, बर्फ, बर्फ के पार्क की स्टडी करते हैं। अब जैसे कि अगर गर्मी बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, वातावरण बिगड़ रहा है, वातावरण बिगड़ रहा है, वातावरण जो है वो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो गर्म की वजह से क्या हो रहा है, जो बर्फ है वो पिघल रहा है। अब जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, पानी निकलेगा। अब जब पानी निकलेगा तो पानी बढ़ेगा, अब पानी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। ठीक। बाढ़ ऐसे नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि पानी जब ये जो बर्फ पिघलेगा तो काफी सारे एनिमल्स की ऑटोमेटिक वहां पे डेथ होगी। क्यों, जो बर्फीले जानवर हैं वो सिर्फ बर्फ में ही रह सकते हैं, वो आपके यहाँ पे गर्मी में आके नहीं करेंगे चलो पिकनिक मनाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं रिड्यूस जो सब चीजें हैं इफेक्ट कर रही हैं। ग्लेशियर क्या है, वही चीज है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्नो, बस क्या है, इट इज इन अ सॉलिड फॉर्म। तो वो जो सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है वो क्या चीजें हैं, ग्लेशियर जब पिघल रहा है तो पानी। अच्छा एक बात बताओ, ग्लेशियर पिघलना मतलब कुछ बड़ी बात होती है कि नहीं, ग्लेशियर पिघल रहा है, जो ए टू ग्लेशियर की बात चल रही थी, वो जब पिघलता है, इतना बड़ा ग्लेशियर है जो पिघल रहा है, तो कितना पानी वो देगा। तो इसके खूब पानी होने की वजह से क्या हुआ कि जो बाढ़ हुआ था इस बार, ग्लेशियर पिघलने की वजह से था। अब उसके बाद पानी पिघल रहा है फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, पानी आ रहा है लेकिन आप उसको गंदगी कर दे रहे हैं तुरंत, अनवांटेड पानी का यूज कर रहे हैं, उसको गंदगी कर रहे हैं, इस वजह से पानी नहीं मिलता है। फिर इरिगेशन, सिंचाई। ठीक, इरिगेशन का शेड्यूल होना, पानी का झरना, मतलब वही पानी वाटर शेड मतलब पानी का निकला बहाना, ये सारी चीजें। आज देखो इस बार 3-4 साल से क्या इफेक्ट हो रहा है, दो कम से कम 2-3 साल से इतना इफेक्ट हो रहा है कि सिंचाई करने के लिए अगर आप थोड़ा सा बाहर के लोगों से मिलिए, जैसे गाँव के लोग से मिलिए, तो आप जो या फिर कोई फार्मर से आप मिलिए, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अब पानी की बहुत कमी होती है, अब सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाता है, पानी के लिए बहुत तरसना पड़ता है। क्यों, नीचे का पानी हम लोग ने छोड़ा ही नहीं है, सब कहते हैं हम लोग जितना भी लैंड जो अंडर वाटर है वो सब खत्म हो जा रहा है। ठीक है। बारिश हो नहीं रही है, पेड़ हम लगाएंगे ही नहीं और उम्मीद करते हैं बारिश हो, तो बारिश होगी कहाँ से, पेड़ लगा ही नहीं, बारिश कहाँ से होगी। पानी हम अंदर का पूरा नीचे का जमीन का खत्म ही कर दे रहे हैं, हैंडपंप लगा के, फिर जो पंप्स हैं उनको लगा के। ठीक। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्ट हर चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट अब पढ़ते हैं, लैंड कवर एंड लैंड यूज। जमीन को कवर करना और लैंड जमीन का इस्तेमाल करना। अब हम जमीन का कवर की अगर बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जैसे लोग बार में समझ लिए
7 लोग हैं, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में, इतने बहुत, वैसे 7 लोग बहुत बड़ी फैमिली हो गई फिर भी, तो एक परिवार में समझिए 7 लोग हैं। अब जो 7 बच्चे जो वो हैं, तो वो पेरेंट्स के साथ हैं, तो पेरेंट्स अपनी जगह पे हैं, ठीक, उनका घर बना है। अब वो जो 5 बच्चे हैं, वो रहेंगे तो अलग अलग जगह पे, वो भी इतनी जमीन लिए, उन्होंने जमीन ली, अब उनके भी अगर 5-5 हो गए, तो वो 5 के पांचों की अपनी जमीन, तो ये सब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जमीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो है, जितने भी जंगली जानवर हैं, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। फिर और चीज क्या हो रही है कि जो लीगल बाउंड्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं, जमीन नहीं मिल रही, हमको रहना है भाई। फिर इससे क्या होगा कि वॉल्केनोज आ रहे हैं, बाढ़ आ रहा है, आग लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी क्यों बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज देखें, तो हर चीज किसी ना किसी चीज से एकदम रिलेटेड है, कोई भी चीज किसी भी चीज से अलग नहीं है, ठीक। वॉल्केनो क्यों होता है, वॉल्केनो इस वजह से होता है कि जब लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता है लैंड पे, तो अंदर का जो लार्वा होता है, वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक। लैंड पे खूब प्रेशर पड़ने की वजह से अंदर का जो लार्वा है ऊपर की तरफ आता है, और फिर क्या होता है, इससे वॉल्केनो फैल जाता है। फिर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, रुको, अच्छा भी एक और है, सी आइस, समुद्री बर्फ। अब समुद्री बर्फ की बात करें, तो जो एक ये बहुत मेजर है, जैसे कि समुद्री बर्फ की बात करें, तो कमर्शियली यूज क्या है, फिशिंग। जब हम फिशिंग करते हैं, ठीक, मछलियां पकड़ते हैं, तो मछलियां जो पकड़ना होता है, ये भी एक बहुत अच्छा रखते हैं, इकोनॉमिक की बात चल रही है, ठीक। क्योंकि इकोनॉमिक की बात कैसे चल रही है कि जो मछलियां होती हैं, वो क्या काम करती हैं, मछलियां खाने में यूज होती हैं, बहुत सारी चीजों में यूज होती हैं। साथ ही साथ जो मछलियां होती है फॉरेन, अपने इंडिया में तो उतना हम नहीं कह सकते, लेकिन जो फॉरेन कंट्री होती है, वहां फिश की इतनी हाई डिमांड है, इतनी ज्यादा हाई डिमांड है कि मतलब हमारे यहाँ सब्जी और वहां पे फिश, ये समझ लीजिए इतनी हाई डिमांड है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें यूज हो रहा है, और मछली हम खत्म कर रहे हैं। उसकी जो सी आइस है, समुद्री बर्फ होते हैं, इंडस्ट्रीज जितनी भी होती है बाहर की, उससे वो खराब होती हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी गंदगी कहाँ जाएगी आखिर, कंपनी है, इंडस्ट्री है, गंदगी कहीं जाएगी ना, तो क्या होती है, कहीं ना कहीं वो जाके समुद्र में मिलती है। इससे क्या होगा कि जो आजू बाजू के एरियाज हैं, वो खराब हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कोस्टल गार्ड्स हैं, कोस्टल मतलब कोस्टल वो कौन से एरिया होते हैं, कोस्टल गार्ड एरिया, तो वो जो नाव का ट्रक नहीं होता है, जहां पे शिपिंग होती है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाते हैं, तो वही कोस्टल एरियाज होते हैं। तो जितने भी कोस्टल मतलब समुद्री इलाके हैं, वहां पे बहुत तरह की इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लोबल कंडीशन है, जो ग्लोबल क्लाइमेट है, वो बिगड़ता है, ठीक। और चीज हम क्या देखें, हम देखते हैं कि यहाँ पे हम जो समुद्र है, उसकी काफी कंसंट्रेशन, मतलब जो उसका कंडीशन वो बिगड़ रहा है, उसकी टाइपिंग बिगड़ रही है, वो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मेट्रोलॉजिकल सिटीज, मतलब जितने भी डेवलप्ड सिटीज हैं, उनकी रिसर्च की जाती है, तो उनकी वजह से बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो इम्पोर्टेंट देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, इससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में किस चीज से कहते हैं कितनी प्रॉब्लम है, और फिर क्या करती है जो गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है, गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को सही करेंगे, और इसमें जो एयर की जो क्वालिटी है, उसको हम सही करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको किस पैटर्न के जरिए उसको हम रिकवर करें। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं इंपॉर्टेंस में, कि जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, ये एक बहुत ही ज्यादा इनिशियल फैक्टर है इंफॉर्मेशन निकालने का अपने इन्वायरमेंट के बारे में, और यहाँ तक कि इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन है, उसकी जितनी भी रिपोर्ट होती है, उनको कलेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो रिकॉर्डिंग हमको मिलती है, उसके बेस पे हम ये पहचानते हैं कि जो हमारा आने में जो हमारा कंडीशन है, जो हमारा कलेक्शन है,
वो कैसा है, उसके कंडीशन क्या है, उसके कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग करते हैं, और जो पॉलिसीज होती हैं उस पॉलिसी के हिसाब से उसको फॉलो करते हैं, और इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं डस्ट फ्री करने का हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा देखो, डेली आप देखोगे तो आपको इन्वायरमेंटल रिपोर्ट मिलती रहती है, ठीक। और कहीं ना कहीं हमेशा इन्वायरमेंट से बातें आती हैं। अब जैसे कि हाल ही पहचाना गया है कि वेस्ट बंगाल और फिर कर्नाटक साइड कुछ दो मतलब एक दो रखते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली एनिमल्स की बात चली है, कुछ एनिमल्स को, नए एनिमल्स को फाइंड किया गया है, ठीक। तो क्या है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर ही आ गया ना कि हम किसी भी नए जानवर को पहचान रहे हैं। यही सारी चीजें हैं, सारी चीजें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर ही आ जाती हैं। ओके।